साथियों, पिछले दिनों हमने आपको दिखाया किस तरीके से आरएलडी को छोड़ केपी चौधरी हुए लोजपा में शामिल। लोजपा में शामिल होने के बाद एज ए राष्ट्रीय महासचिव उनका पहला बयान वो हमने कल आपको दिखाया टीवी पर। उन्होंने क्या कहा, आज हम उनसे मिले और हमने उनसे पूछा कि क्या पूरा मामला था, आपने आरएलडी क्यों छोड़ी और लोक जनशक्ति पार्टी को क्यों चुना। उस पर देखिए, सुनते हैं कि चौधरी जी ने विस्तार से अपनी बातें रखी हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा खुलासा भी उन्होंने किया है कि किस तरीके से आरएलडी के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर और बहुजन महापुरुषों की जो अनदेखी की जा रही थी, जिससे वो रुष्ट हुए और रुष्ट होकर उन्होंने आरएलडी का पल्ला छोड़ दिया और वो लोजपा में चिराग पासवान के साथ उनकी विचारधारा को देखते हुए रामविलास पासवान जी के साथ उन्होंने बताया कि उन्होंने काम भी किया है। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर केपी चौधरी जी ने क्या बड़े खुलासे किए हैं। मैं सरकार की नौकरी में था और खुद जयंत चौधरी जी हमारे कार्यालय में आए और उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप हमारी पार्टी को ज्वाइन करें और हमारे यहाँ काम करने के बहुत अवसर हैं। और उसके बाद में फिर दूसरी बार भी उनका आगमन हुआ और उसके बाद में फिर हमने अपने महासंघ में चर्चा की। महासंघ में सभी लोगों ने कहा कि ठीक है, आप अपना नौकरी से रिजाइन करके नहीं कर आरएलडी ज्वाइन करिएगा। तो अकॉर्डिंगली हमने आरएलडी ज्वाइन की और उन्होंने हमें पार्टी का पहले राष्ट्रीय सचिव फिर राष्ट्रीय महासचिव बनाया और जो भी जिम्मेदारी हमको दी गई पार्टी में, हमने उसका बहुत जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन भी किया। और मंत्री बनने के बाद में मैंने देखा कि जयंत चौधरी जी बम्बई में एक कार्यक्रम था, उन्होंने हमसे कहा कि एयरपोर्ट पर मैं चाहता हूं कि मेरा सम्मान, तो हमने अपने करीब 150-200 कार्यकर्ताओं को वहाँ बम्बई में एयरपोर्ट पर बुलाकर उनका सम्मान कराया। और अगले दिन एक कार्यक्रम था जिसमें बाबा साहब के नाम पर स्कूल का नामकरण किया गया और वहाँ पर मिस्टर लोधा जो वहाँ इसके मिनिस्टर हैं इसके डेवलपमेंट के महाराष्ट्र सरकार के, वो भी मौजूद थे। तो उस कार्यक्रम में हमने भी शिरकत की तो सब ठीक ठाक चला। लेकिन पिछले दिनों कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर के मामले को लेकर के वहाँ पार्टी के अंदर एक त्रिलोक त्यागी नाम के महासचिव संगठन है, कुछ पदाधिकारियों के साथ उन्होंने ऐसी शब्दावली का प्रयोग करा जिसमें सम्मानजनक शब्दावली नहीं रही। एससी आयोग को हरिजन आयोग उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। डॉक्टर अम्बेडकर की स्टैचू जो पार्लियामेंट में शिफ्ट गई उस पर कि भाई क्यों हाय हुल्लड़ हो रहा है, क्या मतलब हम तो गांधीवादी लोग हैं, क्या मतलब है इस चीज़ का। तो इस टाइप की बातें हैं। तो इस विषय पर हमारी जो है और हमारे पदाधिकारियों को मतलब ये है कि जो मैंने महसूस किया कि क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी से आते थे, उस आधार पर उनको अपमानित करने का मौका भी श्रीमान जी ने छोड़े। तो हमने एक पत्र डिटेल पत्र एक लिखा, शायद 3 या पेज का चिट्ठी थी, उसमें सारी डिटेल लिखी गई और उसमें फिर हमने कहा कि भाई इस त्रिलोक त्यागी के खिलाफ आप एक्शन करिए, इसे हटाइए और नहीं तो हम इस मामले को अनुसूचित जाति आयोग के सम्मुख रखने के लिए बाध्य होंगे। उसके बाद में वो पार्टी अध्यक्ष के द्वारा हमें कहा गया कि पार्टी में तो सब चलता है, राजनीति में सब चलता है, ऐसा है, और उन्होंने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो हमने उस पूरे मामले को राष्ट्रीय आयोग में डाल दिया और उनको एक चिट्ठी भेज दी हमने कि भाई ऐसी पार्टी जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का सम्मान नहीं है, हमारे समाज का सम्मान नहीं है, हम उस पार्टी में काम नहीं कर सकते और हम प्राथमिक सदस्यता से और पद से त्यागपत्र दे रहे हैं। तो इसके बाद में फिर हमारे जो मुख्य संरक्षक हैं डॉक्टर AR जोशी साहब, क्योंकि वो हमारे मार्गदर्शक हैं, हमारे बड़े हैं हमारे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि आपको मैं चाहता हूं कि अपने समाज की पार्टी जो कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जैसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो एक शख्सियत है और जिनका पूरा करीब 50 साल का जो राजनीतिक कैरियर है वो समाज के लिए समर्पित रहा है। तो फिर ये हुआ, सब लोगों ने चर्चा की, महासंघ में भी चर्चा हुई। चर्चा करने के बाद में ये तय हुआ कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी में जिम्मेदारी लेकर के और अपने समाज की पार्टी में रहते अपने समाज को मजबूती दिलाने का काम किया जाए। तो इस कड़ी में ये है कि पिछले दिनों हमने शायद 19 फरवरी को शायद हमने मेंबरशिप हमने ज्वाइन की और उसके बाद 5 मार्च को हमको पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति जनजाति मामलों का प्रभारी और पंजाब राज्य का प्रभारी हमको बनाया गया है। और इसी कड़ी में हमने अभी 11 तारीख को माननीय चिराग पासवान जी के सम्मान में कार्यक्रम रखा था और उसमें जो हमारे भारती जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारी जो मैडम एक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारी पार्टी की, उसके बाद हमारे SC मोर्चे के अध्यक्ष, हमारे माइनॉरिटी मोर्चे के अध्यक्ष और
यूथ के हमारे अध्यक्ष, ये सभी पदाधिकारी यहाँ पर आए। चिराग पासवान जी, क्योंकि उस दिन चर्चा हो रही थी स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, उसकी वजह से गृह मंत्री जी का बयान काफ़ी देर तक चला और उस व्यवस्था के कारण उनका आना संभव नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने मिस्टर अरुण भारती जो पार्टी के सीनियर नेता हैं, उनके बहनोई भी हैं, जीजाजी हैं और लोकसभा के सांसद भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, तो उनको यहाँ पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में, और संभावित चौधरी जो हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो, और उसके साथ में हमारे 3 राष्ट्रीय पदाधिकारी जो राष्ट्रीय मोर्चा है अनुसूचित जाति का, हमारा जो माइनॉरिटी का है और हमारा यूथ का है, तो 3 हमारे इस तरीके टोटल 5 पदाधिकारी यहाँ पर आए। हमारे पूरे देश के कोने कोने से, मतलब जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, आपके हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, दिल्ली से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, ये सभी प्रदेशों से प्रतिनिधियों भाग लिया। और जो हमारे संगठन हैं, हमारे महासंघ के सदस्य संगठन, उनके राष्ट्रीय जो पदाधिकारी थे उन उपस्थित हुए। तो करीब 400-500 लोगों की गैदरिंग यहाँ पर हुई और फिर हम सब लोगों ने उस कार्यक्रम को सबने मिलजुल करके बड़ा सफलतापूर्वक उसका संचालन किया। और अब ये स्थिति है कि कुल मिलाकर के हम किसी पार्टी को ये नहीं कहेंगे या कि भाई पार्टी कोई अच्छी है कोई बुरी है। पार्टी अपनी अपनी कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के जो मतलब ये है कि संस्थापक हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनके साथ मुझे जो एक न्याय चक्र नाम की मैगजीन थी उसके संपादन करने का, संपादक के रूप में काम करने का मुझे सुअवसर रामविलास पासवान जी ने भी दिया था। और अब उनके जो सुपुत्र हैं लोक जनशक्ति पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, भारत सरकार के अंदर जो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हैं। और 5 लोकसभा सांसद पार्टी के इस समय लोकसभा हमारे बिहार से आते हैं, 19 MLA बिहार से आते हैं, 2 नागालैंड से आते हैं, 1 झारखंड से आता है। और हमारे 2 मिनिस्टर्स हमारी पार्टी के कैबिनेट मंत्री जो है बिहार सरकार में, और एक SC/ST आयोग के चेयरमैन हमारे बिहार के जो है हमारे पार्टी से हैं। तो इस टाइप से पार्टी का जो सेटअप है वो काफ़ी मजबूत है। और इसको पूरे देश में हमने उस दिन जो प्रोग्राम किया था, सभी लोगों का आह्वान किया था कि भाई पूरे देश में पार्टी का स्वरूप को बढ़ाना है और पार्टी को मजबूत करना है। तो इसी कड़ी में हम लोग आने वाले दिनों में प्रयत्नशील रहेंगे कि किस तरीके से आने वाले दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी को और मजबूत किया जाए, इसका विस्तार किया जाए, पूरे देश में इस पार्टी का संगठन मजबूत हो और ये पार्टी जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा इसको मिले। चुनौतियाँ किनको मानते हैं? मैं तो जीवन में देखिए ऐसा है, बहुत गरीब घर से निकल कर आया तो मैंने तो बड़ी बड़ी चुनौतियाँ देखी, तो मैं तो सारी चुनौतियों को समझा है, राजनीतिक रूप से नहीं, मैं वही कह रहा हूँ आपको, कर्मशील आदमी के लिए कभी कोई चुनौती नहीं होती। कर्मशील आदमी जो होता है वो कर्म करता है तो उसके लिए हर चुनौती आसान हो जाती है। तो जहाँ तक मेरा मानना है, मेरा कार्यशैली 40 साल की है, कोई मैं नया नहीं हूँ। भारत में अपने लोगों के लिए या भारत के बाहर जो भी विदेशों में बाबा साहब के मिशन का काम करते हैं, मैं नया व्यक्ति नहीं हूँ। मेरे को पूरा वर्ल्ड में मुझे भी लोग जानते हैं, मैं भी लोगों को जानता हूँ, पूरे भारतवर्ष में लोग मुझे पहचानते हैं, जानते हैं। अब तो ये है कि इसमें दिन रात काम करने की आवश्यकता है और जब काम होगा तो उसे नतीजे निश्चित रूप से पॉजिटिव आएंगे। और जहाँ तक अभी आपने कहा चुनौती तो देखिए हर कदम पर है ज़िंदगी में। अगर देखें तो घर में, परिवार में, पार्टी में, नौकरी में, हर जगह चुनौती है। लेकिन चुनौतियों को आसान करना आदमी की स्वयं की जिम्मेदारी है। और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले दिनों में पार्टी को बहुत मजबूत करेंगे और पूरे देश में पार्टी का नेटवर्क तैयार करेंगे। चौधरी साहब, जिस वर्ग विशेष से आप आते हैं और जिस वर्ग विशेष के लिए पार्टी दिन रात काम कर रही है, उस वर्ग विशेष की पहले से ही देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, तो मैंने इसलिए पूछा कि चुनौतियां क्या हैं, कैसे उन पार्टियों का सामना आप कर पाएंगे? देखिए, मेरा कहना ये था कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर सबको अपनी अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी भी है, काम करने का उनको छूट है, पार्टी बनाने की भी छूट है। पार्टी तो देखिए सामान्य जाति की पार्टियां भी, कांग्रेस पार्टी भी सामान्य जाति से आती है और उसके बाद में बीजेपी भी सामान्य जाति से आती है। सामान्य जाति नहीं, सामान्य पार्टी कह सकते हैं, नहीं समझ पाते आप। इसके अलावा बहुत सारी पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इसके मैं कहता हूँ कितनी पार्टियां जनरल कैटेगरी की हैं। सब पार्टियां उसके बावजूद सभी दलित वोट्स को बटोरने में लगे हुए हैं। सभी ने अपने पोस्टर पर बाबा साहब अम्बेडकर के फोटो लगा दिए हैं, काशीराम साहब के फोटो लगा दिए हैं, और अब तो बहन कुंवारी मायावती जी की बात भी करने लगे हैं, जिससे कि वोटर जो हैं बहन जी के नाम से गुमराह होकर
उनकी तरफ आकर्षित हो जाए। ऐसे में आपकी क्या रणनीति रहेगी? मैं फिर कहा, देखिए, मैं किसी पार्टी के इंटरनल मामलों में पार्टी कोई क्या कर रही है वो मेरा कार्यक्षेत्र नहीं होगा। कौन राजनीतिक पार्टी का क्या, कौन नेता क्या बयान दे रहा है वो मेरा कार्यक्षेत्र नहीं होगा। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जो मुझे आदेशित करेंगे, जो गाइडलाइंस मुझे मिलेंगी, हमारे चीफ जनरल सेक्रेटरी साहब जो हैं, जो हमको आदेश देंगे, यानी पार्टी का जो भी आदेश होगा, पार्टी के अनुशासित सिपाही और कार्यकर्ता और एक पदाधिकारी होने के नाते मुझे अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरे देश में काम करना है। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी ना चिंतित हूँ, ना उत्सुक हूँ कि दूसरी पार्टियाँ वो किसके द्वारा हेड हो रही हैं, वो क्या कर रही हैं। वो जितना अच्छा करेंगे उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी, और जितना हमारा पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? केपी चौधरी साहब से कहाँ तक आप सहमत हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और हाँ, वीडियो को शेयर करना और जन जन तक पहुँचाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।